6 दिसंबर 2013 को विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन पे इस संगठन का स्थापना हुआ। साथियों, इस संगठन की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी? ये जो बेरोजगार मोर्चा है, हम देख रहे हैं कि देश भर में आज बेरोजगारी की स्थिति ऐसी बढ़ गई है कि देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी भीषण समस्या बन गई है। और ये बेरोजगारी सबसे भीषण समस्या क्यों बनी है, यही हमारे बेरोजगारों को पता नहीं है। तो महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया, जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, उनके संघर्ष के बदौलत हमें शिक्षा, नौकरी का अधिकार मिला। और ये जो नौकरी रूप प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ये हमें संविधान से मिला। और जो महापुरुषों का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के बदौलत मिला। लेकिन हमारे बेरोजगारों ने यह आंदोलन चलाना बंद किया, इसीलिए आज जो ये हमारे प्रतिनिधियों का अधिकार है, जो बेरोजगारों का अधिकार है, वो समाप्त हो रहा है और ये बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अभी इसे समाप्त करने के लिए, इस पे अंकुश लगाने के लिए बेरोजगार मोर्चा ने निर्णय लिया कि ये जो बेरोजगार है, जो युवा है, जो विद्यार्थी है, उनमें सामाजिक जागृति निर्माण करनी पड़ेगी। पे बैक टू सोसाइटी की भावना निर्माण करनी पड़ेगी। ये जो महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, ये आंदोलन महापुरुषों का बेरोजगारों को बताना पड़ेगा, बेरोजगारों को जागरूक करना पड़ेगा, बेरोजगारी की शक्ति निर्माण करनी पड़ेगी। और देश भर में जो बेरोजगारों की शक्ति निर्माण होगी, उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग इस देश से बेरोजगारी दूर करने के लिए और हमारी आज़ादी के लिए करना होगा। इसीलिए साथियों, 6 अक्टूबर 2013 को भारतीय बेरोजगार मोर्चा का निर्माण किया। साथियों, 2013 से बेरोजगार मोर्चा दिन ब दिन प्रतिदिन बेरोजगारी के विरोध में और हमारी जो गुलामी है, गुलामी के विरोध में जागृति कर रहा है। बेरोजगार मोर्चा ने इससे पहले भी जो बेरोजगारी है, उसके विरोध में काली फीत आंदोलन चलाया। उसी प्रकार से जो बेरोजगार है, जो उच्च विद्या विभूषित है, जिनके पास बड़ी बढ़िया डिग्रियां है, फिर भी सरकार कहती है कि पकड़े तो लो। तो जो बेरोजगार मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा 2019 में पूरे देश भर में पकड़े तो लो आंदोलन, भीख मांगो आंदोलन चलाया गया। उसी प्रकार से साथियों, ये जो अभी डिग्रियां है, इस डिग्रियों को इस सरकार के माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से केवल एक कागज का टुकड़ा बना दिया गया है। इसलिए बेरोजगार मोर्चा ने प्रतीकात्मक डिग्री जलाओ आंदोलन भी देश में चलाया। उसी प्रकार से साथियों, ये बेरोजगारी फिर भी कम नहीं हुई और सरकार की आगे आंखें फिर भी नहीं खुली हुई। इसलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने 2022 में पूरे देश भर में 3 चरणों में आंदोलन किया। उसका जो पहला चरण था, देशव्यापी सभी जो जिला के जो कचहरी है, उन जिला के कचहरियों पे देशव्यापी ज्ञापन दिया। जो दूसरा चरण था, दूसरा चरणों में धरना प्रदर्शन किया। और तीसरे चरणों में साथियों, पूरे जो 25 राज्य है, पूरे 25 राज्य में देशव्यापी राज्यव्यापी रैली की। इसकी जो महाराष्ट्र की रैली थी, वो 16 मई 2022 को पूरे बारिश में भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने पुणे में की। इस प्रकार से 2013 से भारतीय बेरोजगार मोर्चा इस बेरोजगारी के विरोध में दिन ब दिन यह जो बेरोजगारी है और हमारी गुलामी है, इसके प्रति जागृति कर रहा है। साथियों, फिर भी अभी ये बेरोजगारी है, हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी क्या किया जाए? तो अभी क्या करना होगा कि देश भर में इसकी जागृति करनी होगी और देश भर में जागृति करके हमारी जो बेरोजगारों की शक्ति है, वो बेरोजगारी की शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और ये जो बेरोजगारों की समस्या है, इसका समाधान करने के लिए बेरोजगारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने निर्णय लिया कि बेरोजगार मोर्चा देश के 11 बड़े राज्यों में, देश के 25 शहरों में बेरोजगारों की संसद का आयोजन करेगा, जिसमें देश भर के बेरोजगार शामिल होंगे और अपने समस्या पर, अपनी जो बेरोजगारी की समस्या है और अपने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चर्चा करेंगी।
तो साथियों, इसीलिए इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल से मुंबई में जो रामलीला मैदान है महाराष्ट्र के राजधानी से हुई। इसका जो दूसरा प्रोग्राम है वो करवीर नगरी में राजश्री शाहू महाराज के नगरी में कोल्हापुर में दूसरा प्रोग्राम हुआ 2 अप्रैल को। इसका जो तीसरा प्रोग्राम है वो तीसरा प्रोग्राम मराठवाड़ा विभागीय प्रोग्राम 4 अप्रैल को परभणी में हुआ। और साथियों, इसका जो ये बेरोजगारों की 5वीं संसद है, ये 5वीं संसद खानदेश स्तरीय संसद 7 अप्रैल को जलगांव में हुई। और इसका जो छठा जो 5वां जो बेरोजगारों की संसद है वो कल अमरावती में 5वीं संसद बड़े सफलता के साथ अमरावती में संपन्न हुई। और आज नागपुर में महाराष्ट्र की उपराजधानी में बेरोजगारों की संसद का ये जो छठा संसद है वो आज इस नागपुर में समारोपीय संसद हो रही है। तो साथियों, आज के जो कार्यक्रम के इस संसद के आज के जो सभापति है, जो आज की संसद की अध्यक्षता है और सभी मान्यवर मार्गदर्शक है, इनके माध्यम से जो जो आपको बातें बताई जाएगी, जो भी दिशा निर्देश बताए जाएंगे कि बेरोजगारी का समाधान कैसे करना है, तो इस समाधान के ऊपर, उन सभी बातों के ऊपर हम सभी को अगर हम कार्य करते हैं और उस प्रकार से कार्य करते हैं तभी जाके यह जो बेरोजगारों की समस्या है इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए मैं आप सभी से आशा अपेक्षा करता हूँ कि जो भी माननीय सभापति महोदय है आपके समस्याओं पे जो भी समाधान बताएंगे उस समाधान पे आप अमल करोगे। और एक बात साथियों कि आपने सुना होगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हर बार कहते हैं मन की बात, मन की बात, मन की बात। वो हमेशा मन की बात कहते रहते हैं, लेकिन कभी भी काम की बात नहीं कहते हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने कोई पत्रकार परिषद ली या ऐसी कोई भी बेरोजगारों की सभा ली और बेरोजगारों को पूछा कि आपकी समस्याएं क्या है, आपके मुद्दे क्या है। तो कभी ये सरकार कभी नहीं पूछती, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी नहीं पूछते। इसीलिए हम बेरोजगार मोर्चा ने ये ठान लिया है कि हम बेरोजगारों को पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है, आपकी जो मुद्दे है वो आपकी मुद्दे क्या है। इसीलिए मैं आज इस संसद के सभी जो यहाँ पे सभासद आए हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके जो भी मुद्दे हैं, आपके जो भी सवाल है, आपकी जो भी समस्याएं हैं जिसके लिए संसद आयोजित की है, आप यहाँ पे आपकी सभी सवाल पूछे, आपकी समस्याएं बताएं, आपको यहाँ पे उसके सुझाव और उसका समाधान बताया जाएगा। आप सवाल पूछेंगे ऐसी आशा अपेक्षा रखता हूँ और प्रास्ताविक स्तर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे संसद के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे माननीय संदेश कामले सर, भारतीय बेरोजगार मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र। अभी आप सभी ने सुने कि जब से 2013 6 दिसंबर 2013 से भारतीय बेरोजगार मोर्चा की स्थापना हुई है, तब से लगातार इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर समाज में लगातार कार्य किया जा रहा है और हमारे बेरोजगार युवाओं को जागरूक करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। और उसी का यह आज भी हम एक यहाँ चित्र देख पा रहे हैं। साथियों, आज की ये जो बेरोजगारों की संसद है यह आम प्रोग्राम की जैसा नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि मंच पर बैठे सारे वक्ता अपना अपना स्पीच देंगे, आप लोग सुनेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी इस संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्राध्यापक डॉक्टर नरेश पाटिल सर, फिजिक्स, लक्ष्मी नारायण तंत्र शास्त्र संस्था नागपुर विद्यापीठ, मैं सर को आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और इस बेरोजगारों की संसद का उद्घाटन करें। माननीय प्राध्यापक डॉक्टर नरेश पाटिल सर। साथियों,
जैसा अभी प्रस्तावना में बताया गया कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र के 6 विभागों में बेरोजगारों की ये संसद आयोजित की गई और उसका पहला चरण मुंबई के आज़ाद मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद कोल्हापुर, परभणी, जळगाव और कल अमरावती में ये संसद का कार्यक्रम हुआ और आज 9 अप्रैल 2023 को नागपुर में इस संसद का समापन हो रहा है। इस बेरोजगारों की इस संसद में पधारे सभी साथी, आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी धूप में आप सब यहाँ आए। आज के इस बेरोजगारों की संसद के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि इस संसद जो भारतीय संसद होती है और भारतीय संसद में एक सभापति होता है और ये बेरोजगारों की संसद है और इसमें भी हमने एक सभापति यहाँ बिठाया हुआ है। मुझे लगता है शायद सभापति भी बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगार संसद के सभापति तो बेरोजगारी होंगे। तो ऐसे इस बेरोजगारों की संसद के अध्यक्ष तथा इस संसद के सभापति माननीय सिद्धार्थ मौर्य सर, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मित्र राष्ट्रीय समाज पक्ष के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमेश पिशे सर, इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे वक्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी वक्ताओं का नाम तो लूँगा नहीं, फिर भी जो यहाँ प्रिंट हुए हैं माननीय पंकज डोंगरे सर, प्रफुल्ल सेंडे सर, अनिल सवाई सर, कैलाश गंधारे सर, नीलेश डहाटे सर, अभिलाष दरवाड़े सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ माननीय अनिल गेड़ाम, माननीय महेंद्र कठाने, छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति, माननीय मधुसूदन लांजेवार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूर्व विदर्भ प्रभारी, माननीय रुद्र धाकड़े, सचिव राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस महाराष्ट्र राज्य, माननीय आकाश काटेवार, सामाजिक कार्यकर्ता गडचिरोली, माननीय प्रतीक जामगड़े, संचालक सहयोग कॉम्पिटिटिव अभ्यास उमरेड, माननीय संजय सलामे, उपसरपंच बेलगाव, तहसील देवरी, जिला गोंदिया, माननीय राजेंद्र पिसे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा नागपुर जिला प्रभारी। प्रमुख वक्ता के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे मित्र माननीय विक्की बेलखोड़े, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली, हमारे दूसरे मित्र माननीय ऋषभ राउत, राज्य प्रवक्ता राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी संघ महाराष्ट्र, माननीय उमेश कोराम, स्टूडेंट राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, माननीय प्रेम बोबड़े, राज्य सचिव RMBKS महाराष्ट्र, माननीय डॉक्टर तीरथ उराडे, मेडिकल ऑफिसर तहसील मूल जिला चंद्रपुर, माननीय डॉक्टर प्रोफेसर स्वप्निल धुरके, IISSS गडचिरोली, माननीय अनिल नागरे, असंगठित बांधकाम कामगार विंग नागपुर जिला प्रभारी, तथा अन्य उपस्थित मंच पर उपस्थित अन्य वक्तागण, उपस्थित मूल निवासी साथियों, आज के इस कार्यक्रम का विषय जैसा आपने पढ़ा है, आज के इस कार्यक्रम का विषय भी हमारे बेरोजगार मोर्चा ने निर्धारित किया है कि ये जो भारतीय संसद, बेरोजगारों की संसद, पैरेलल भारतीय संसद, एक भारतीय संसद होती है, आपने सुना है भारत की एक संसद होती है, संसद में सभापति होता है, संसद मतलब पार्लियामेंट, इंग्लिश में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और उस पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए नुमाइंदे जैसे कि MPs हो, MLAs हो, ये सारे लोग, जैसे महाराष्ट्र के अगर राज्य की बात करते हैं तो MLA वहाँ विधान परिषद में, विधानसभाओं में बैठते हैं, और जो MPs है वो संसद में बैठकर भारत की जो विषय है, जो समस्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने जो सब्जेक्ट बनाया, आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या सब्जेक्ट है, किस प्रकार की संसद है। तो ये संसद भारतीय संसद के लिए पैरेलल संसद, लेकिन बेरोजगारों की संसद, और इसलिए सब्जेक्ट बनाया गया कि बेरोजगारों की संसद।
क्योंकि भारतीय संसद में बेरोजगारों की चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे बेरोजगार साथियों ने सोचा कि हम लोग रास्ते पर बेरोजगारों की चर्चा करेंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम का विषय बना के रखा है कि बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार। इसलिए आप लोगों को हैरानी इस बात की हो रही होगी कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम है, ये कौन सी संसद है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बेरोजगारों की संसद है और ये बेरोजगारों की संसद मुझे लगता है कि आपको न्याय और अधिकार दिलाएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि भारतीय संसद से हमारी उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसलिए मैं आश्वासित करना चाहता हूँ इस उद्घाटन के तौर पर कि आपको इस माध्यम से, इस संसद के माध्यम से बेरोजगारों को और सभी साथियों की जो भी समस्या है उस समस्या का हल निकाला जाएगा। और आपकी जो भी समस्या है, पर्टिकुलरली बेरोजगारों की जो भी समस्या है, हमारे साथी ने अभी कहा कि उस समस्याओं का आपको लिख कर रखना है। उस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर हमारे सभापति आपको मार्गदर्शन करेंगे। साथियों, देश में बहुत सारी समस्या है, कई सारी समस्या, हर आदमी समस्याग्रस्त है। बहुत सारी समस्याओं में बड़ी बड़ी समस्याओं को अगर मैं बताने जाऊँ, बेरोजगारी भी एक राष्ट्रीय समस्या है, जाति व्यवस्था एक समस्या है, किसानों की अलग समस्या है। जैसे आपने 1-1.5 साल पहले देखा होगा कि कई हजारों लाखों किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया। 1 साल तक आंदोलन करने के बाद कई लोगों का देहांत हो गया और 1 साल संगठित तरीके से आंदोलन किया गया और तब जाकर जो 3 काले कानून सरकार ने लाए थे उन कानूनों को पीछे लिया गया। तो ये संगठित शक्ति की वजह से हुआ, क्योंकि आइसोलेशन में सोचकर कुछ होने वाला नहीं है। आपको अकेले को क्या लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अकेले को क्या लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये इम्पोर्टेंट है भी तो इसे संगठित तरीके से अगर हम सोचते हैं तो ये आप जो सोचते हो ये इम्पोर्टेंट है। आप जो सोचते हो इसको जनमत का समर्थन चाहिए। जनमत के समर्थन के बगैर आप जो सोच रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन में आप कितना भी अच्छा सोच रहे हो उसकी वैल्यू 0 है। क्योंकि संगठित शक्ति से लड़े बगैर हम लोग सफल नहीं हो सकते। किसानों का आंदोलन आपने देखा, इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने हिला दिया, सारे 3 कानून वापस लिए बगैर वो हटे नहीं और वो सफल हो गए। सफलता का क्या कारण था? संगठित तरीके से आंदोलन किया और वो सफल हो गए। हमारे सामने ये सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग भी सफल हो सकते हैं, लेकिन संगठित शक्ति से हमें सफल होना पड़ेगा। कर्मचारियों की भी बहुत सारी समस्या है। अभी आपने देखा एकच मिशन जूनी पेंशन, कर्मचारियों की भी समस्या है। ये कर्मचारियों की भी संगठित तरीके से इन्होंने अपना आंदोलन चलाया और आने वाले समय में देखना है कि सही में ओल्ड पेंशन मिलती है या नहीं मिलती। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की समस्या है। हमारे साथी यहाँ अनिल नागरी जी बैठे हैं, असंगठित बांधकाम लेबर, उनकी कोई बात नहीं करता, ना कोई सरकार बात करती है, ना कोई संगठन बात करता है, क्योंकि इनका कोई संगठन है ही नहीं है। इनका कोई संगठन नहीं है तो बात होने का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए हमने भी एक मोर्चा ऐसा बनाया, असंगठित बांधकाम का एक विंग बनाया, जिनके हमारे नागपुर जिला प्रभारी अनिल नागरे जी हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार की बहुत सारी समस्या आप देख रहे हैं, दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह बढ़ गई है। भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, पैसा दिए बगैर काम नहीं होता, पैसा दिए बगैर नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारों से संबंधित ये समस्या है। सारी की सारी जो संस्थाएं हैं, मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस है, संस्थाएं हैं, हमारे नेताओं की है, जिन्होंने आपने जिनको वोट देकर बड़ा बनाया, इन्हीं लोगों ने कॉलेज स्कूल खोलकर अपनी संस्थाएं बनाई, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था कर दी। इन्हीं लोगों की कॉलेजेस है, इन्हीं लोगों की संस्थाएं है, और यही जिन लोगों को आपने वोट देकर बड़ा बनाया, यही लोग आपको जब नौकरी देने की बात आती है तो पैसे मांगते हैं। तो इस तरह ये भी एक बेरोजगारी के लिए कारण है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपने एक नई समस्या मैं बताता हूँ। हम लोगों ने बोला कि हमारी समस्या सरकार की वजह से है, सब्जेक्ट बनाया, हमारी समस्या बेरोजगारों की समस्या सरकार की वजह से है। मैं एक नई समस्या यहाँ पर आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। सरकार की क्या समस्या है? सरकार की भी कई सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? विपक्ष मुक्त भारत। जो सरकार देश में वो क्या चाहती है, इस देश में कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए, इसीलिए विपक्ष मुक्त भारत, ये भी अन्य सरकारों की समस्या है। और सरकार खुद समस्याओं में,
विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं, कोई विपक्ष ही इस देश में ना हो, ये लोग विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं। दूसरी सरकार की समस्या, किसी भी राज्य में कोई क्षेत्रीय दल होना नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, पूरे देश में हमारी सत्ता होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस होनी चाहिए, एक तरफ बीजेपी होना चाहिए, एक तरफ सीताराम होना चाहिए, दूसरी तरफ राजा राम होना चाहिए। और सीताराम राजा राम क्या करेगा? ताली बजाने का काम करेगा, और हमारे वक्त लोग उन तालियों पर नाचने का काम करेंगे। इसलिए सीताराम और राजा राम की व्यवस्था इस देश में लाना चाहते हैं, इसलिए इनको विपक्ष नहीं चाहिए और क्षेत्रीय दल नहीं चाहिए। तीसरी सरकार की समस्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग भी सब लोग जानते हो, महाराष्ट्र की वो कहावत है, 50 खोके एकदम ओके। ये भी सरकार की समस्या है, 50-50 खोके भी सरकार की समस्या है। तो ये बहुत सारी समस्या सरकार की है, इसलिए सरकार खुद समस्याओं में ग्रस्त है। इसलिए साथियों, बेरोजगारी के ऊपर हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी, दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी होती है, एक राज्य स्तर पर बेरोजगारी होती है। राज्य सरकार अपने आंकड़े घोषित करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने बेरोजगारी के आंकड़े घोषित करते हैं। अब आज की तारीख में अगर आपने देखा होगा, अभी भी पेपर में आया था कि भारत की बेरोजगारी बढ़ गई है, भारत की बेरोजगारी देश में बढ़ गई है। लेकिन जहाँ तक बात राज्य सरकारों की करे तो सबसे बेरोजगारी किस राज्य में अगर है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस देश में किसी राज्य में अगर है तो पहले नंबर का राज्य है बेरोजगारी में, वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 26.8% है। उसके बाद राजस्थान में 26.4% है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 23.1% बेरोजगारी है। और सबसे कम जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें 0.8% बेरोजगारी है। ये सरकारी आंकड़े हैं और ये डायरेक्ट बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ। इस बेरोजगारी में हमारे अनिल नागरे जी नहीं आते। इनडायरेक्ट बेरोजगारी बहुत प्रकार की है, इसलिए हमारे पर्चे में छपा हुआ है कि आज के तारीख में 35 करोड़ इन्होंने लिखा है। मुझे तो लगता है 35 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या इस भारत देश में है। तो साथियों, ये जो समस्या है भारत में निर्माण हुई है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से समस्या निर्माण हुई। प्राइवेटाइजेशन हो गया सरकारी क्षेत्र से। मैं आता हूँ, एक काम 4 आदमी का काम 1 आदमी को दिया जा रहा है। रेलवे के यहाँ कल हमारे एक अधिकारी मिले थे, हर महीने में 2 लोग 4 लोग 5 लोग VRS ले रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को 4 लोगों का काम दिया जा रहा है। इधर बेरोजगार रास्ते पर है, पकौड़े तल रहा है, इधर पकौड़े तल रहा है, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं। और ये 4 काम एक आदमी को दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं। और इस प्रकार जो आदमी कहता था मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री हो गया, उसका चाय बेचने का काम बंद हुआ और उसने दूसरा काम चालू किया और वो अभी आज की तारीख में देश बेच रहा है। इसलिए साथियों, मैं चाय वालों को, जो चाय बेचने वाले जो लोग हैं और संगठित कामगार हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल भारत की संसद में कभी चाय पे चर्चा होती है, कभी मन की बात पे, अभी हमारे साथी ने कहा, कभी मन की बात की चर्चा होती है, लेकिन बेरोजगारों पर चर्चा नहीं होती। चाय पे चर्चा होती है, चाय बेचा कि नहीं हमें पता नहीं है, चाय बेचा कि नहीं, क्योंकि ये तो जुमला ही था, चाय बेचा कि नहीं ये तो जुमला ही था, चाय बेचा कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन देश बेच रहा है हमें पता है। चाय बेचा कि नहीं पता नहीं, फिर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। देश बेच रहा है सबको पता है, फिर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए साथियों, इस मुद्दे को आपको बड़े सीरियस मूड पे आपको सोचना होगा। मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। कुछ बेरोजगारों के, कुछ युवाओं के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। साथियों, आज 18 साल का युवा, आज युवा कहते हैं उसको, एडल्ट हो जाता है वो 18 साल में। 18 साल के युवा को मतदान का अधिकार दिया, मत का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। उसने सोचा मैं मेरे वोटों का अधिकार यूज करके, क्योंकि जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, एक वोट की कीमत बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। उस युवा ने सोचा मैं अपना 1 मत दूंगा, मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी, मुझे रोजगार मिलेगा, मुझे मान सम्मान से जीने का मौका मिलेगा। इसीलिए उस युवा साथी ने सरकार बनाई। सरकार ने कहा, सरकार ने एक 2014 में जुमला किया। सरकार ने कहा, 18 साल के युवक को कहा, बेरोजगारों को कहा कि आने वाले समय में अगर इस देश में हमारी सत्ता आती है तो
सारे बेरोजगारों को और युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसा जुमला 2014 के चुनाव में किया गया था। इसलिए हमारे बेरोजगार साथियों ने, युवाओं ने सरकार को वोट दिया और सरकार से सोचा कि हमें नौकरियां मिलेगी। नौकरियां तो मिली नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, नौकरियां हम दे नहीं सकते, पकोड़े तलने का काम दे सकते। क्योंकि जो चाय बेच रहा था वो शायद एक ठेला बचा होगा, जो मोदी जी जहाँ चाय बेच रहे थे उसकी जगह कोई आप ठेला लगाओ और चाय बेचो। इसलिए वो एक जुमला था, चाय बेचने वाला जुमला था और आपको पकड़े तलने के लिए बताया गया था। इसलिए साथियों, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, काला धन वापस लाकर 15-15 लाख बांटने की हुई थी। इससे हमारा युवा साथी खुश हो गया, हमारी जनता खुश हो गई, बोले 15-15 लाख देने वाले हैं, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन, पता नहीं अच्छे दिन भी कोई अच्छे होते हैं। दिन होता है, दिन में एक दिन होता है 12 घंटे का और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन दिन अच्छे भी होते हैं, ये भी एक जुमला ही था। इसलिए जो अच्छे दिन की बात बताकर हम लोगों को मूर्ख बनाया गया, हम लोगों को गुमराह किया गया, और आज देश में आज 10 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए, वही सरकार, जो सरकार आप लोगों ने बनाई, वो सरकार आज हमारी समस्या बन गई है। आज हम 75 साल आज़ादी के 75 साल आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का महोत्सव हमारे, हम लोग आज़ाद हुए हैं, हम लोग फिजिकली शरीर से आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज हमारी इस आज़ाद भारत में कई सारी समस्या है, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, किसानों की हो, महिलाओं की हो, विद्यार्थियों की हो, बहुत सारी समस्या की, कर्मचारियों की हो, बहुत सारी समस्या आज हमारे देश में निर्माण हुई है। G20 का बोले अध्यक्ष पद हमें मिला है, करोड़ों रुपया इसी नागपुर में खर्चा हुआ, आपने देखा, करोड़ों रुपया G20 पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। कई सारे मोदी चौकसी, नहीं तो मोदी और मुझ पर केस करेगा जैसे राहुल गांधी पर किया था। कई सारे मोदी पैसा लेकर भाग गए, पैसा किसका है इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और संसद में बेरोजगारी के ऊपर, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, और कई मुद्दों पर ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, हमारे सांसद चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे विधायक चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने प्लान बनाया, बेरोजगार मोर्चा ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग इस बात की चर्चा रास्ते पर संसद आयोजित करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए ये संसद यहाँ आयोजित की गई है, और इस संसद का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं जिन्होंने, हमारे साथियों ने मुझे इस संसद का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, मैं उनका आभार मानना चाहता हूँ, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। साथियों, बहुत सारी समस्या है, और समस्या के बारे में ज्योतिराव फुले ने कहा था, कुछ लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अभी कुछ लोग कर रहे हैं हमारे बुरे दिन ही अच्छे थे, बुरे दिन हमारे लौटा दो, ये अच्छे दिनों से हमारे बुरे दिन अच्छे थे। कुछ लोग समाज में कहते हैं कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे, कुछ लोग कहते हैं इनसे तो अंग्रेज कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें ना बुरे दिन चाहिए, ना तुम्हारे अच्छे दिन चाहिए, हमें हमारे अपने दिन चाहिए। न्याय, स्वतंत्र, समता, बंधुता के आधार पर इस देश में व्यवस्था होनी चाहिए। हमें मान सम्मान से जीने का मौका चाहिए, मान सम्मान से जीने का मौका चाहिए, इक्वल मौका चाहिए। अभी ये जो सारी समस्याओं पर हमने बात की, क्या इसका कोई उपाय है? हम लोग समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। समस्या जानकारी है, उपाय नहीं है। समस्या मात्र जानकारी है, उपाय हम लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि समस्या हमारी और उपाय अटल बिहारी। ऐसा हो नहीं सकता, जिसकी समस्या होती है उसी को लड़ना पड़ता है। अगर सरकार ये काम नहीं कर रही है, अगर सरकार निकम्मी है, तो माननीय कांशीराम जी कहते थे, जो सरकार निकम्मी है उसे बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है उसे बदलनी है। ये मात्र भाषण देने से होने वाला नहीं है, मात्र मेरे एक मत से होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, ये अगर आप करना चाहते हो, ये सरकार बदलना चाहते हो, सरकार पर संगठित माध्यम से दबाव बनाना चाहते हो, जैसा किसानों ने दबाव बनाया और 3 कानून पीछे हो गए, अगर बेरोजगारों ने दबाव बनाया तो मुझे लगता है बेरोजगारों की कुछ प्रमाण में समस्या दूर हो जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो आपको सरकार बदलनी होगी। इसलिए ये जो संसद है, मैं मानता हूँ इस स्टेज पर जो बैठे हुए आने वाले समय के मेंबर है, सरपंच है, विधायक है, सांसद है, ऐसा मैं मानता हूँ। सोचो तो बड़ा सोचो, छोटी सोच क्राइम है। लो ये मीजे क्राइम, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, मैं नीचे नीचे चलाऊंगा, जूता जूता पॉलिश करूंगा, ऐसा नहीं है। लो
लो एम इज ए क्राइम, इसलिए सोचो तो बड़ा सोचो आने वाले समय में, क्योंकि उस समय में नेहरू ने कहा था कि ये बच्चे देश का प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अब ये बच्चा चाय पीने वाला प्रधानमंत्री हो गया। नेहरू ने कहा था इधर के बच्चे अच्छे बच्चे प्रधानमंत्री होने वाले। अच्छे लोगों ने इसका नेतृत्व नहीं किया। मैं अच्छे लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं पढ़े लिखे लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहता। पढ़े लिखे लोगों ने इजी चेयर पर चाय पीते पीते कहा, चाय पे चर्चा नहीं हुई, बोले देश की सरकार बड़ी बेकार है। अबे तो तू क्या कर रहा है? चाय पीते पीते चाय पर चर्चा कर रहा है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, वो भी इजी चेयर पर। अभी मैं कलेक्शन करने के लिए गया था, बोले 100 रुपये लो, 200 रुपये लो, सब लोगों को देना पड़ता है, 1000 रुपये 2000 रुपये इस महीने के लिए बजट रखना पड़ता है। अम्बेडकर जयंती के लिए उसने बजट बनाया 1000 रुपया, साल का बजट बनाया 1000 रुपया, 10 लाख उसकी एनुअल सैलरी है, बजट कितना बनाया? 1000 रुपया। क्या 1000 रुपये में मान और सम्मान मिलेगा? आपने कोई बजट मान और सम्मान के लिए बनाया? इसलिए आपको साथियों जब आंदोलन चलाना है कि आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल पावर की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है आप सभी लोग साथ और सहयोग देंगे। तो सरकार अगर बदलनी है तो सरकार बदलने के लिए हमारे पास वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार है, उस वोटों से हमें सरकार बदलनी है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि हमारे वोटों की वैल्यू शून्य हो गई है, हमारी वोटों की वैल्यू ईवीएम मशीन के माध्यम से शून्य हो गई है। इसलिए हमें सरकार को बदलना चाहते हो तो उसकी पूर्व कंडीशन, उसको पूर्वाट ये है कि आपको ईवीएम हटाना होगा। अभी अभी बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया, बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया कि हमारे देश में ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से इलेक्शन। हमारे देश में भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। नहीं तो हमारे मोर्चा के लोगों ने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन ये लोग नहीं करते तो हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। तो ईवीएम मशीन को तोड़ने का, संवैधानिक तरीके से, अधिकार के तरीके से लड़ने का, उसके खिलाफ लड़ने का, अगर बात अधिकार से नहीं बनती तो बोलते ना पहले मुलाकात फिर बात, अगर बात से काम नहीं होता तो फिर लात। इसलिए इस मशीन को हमें तोड़ना होगा, ये तोड़ना होगा। अगर एक आदमी ने तोड़ने से क्या होगा, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो एक आदमी ने अगर तोड़ना शुरू किया तो हर आदमी तोड़ना चालू करते। इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। बेरोजगार मोर्चा और युवा मोर्चा बाकी साथियों ने इनिशिएटिव इस संदर्भ में लिया है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ईवीएम हटाए बगैर हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते। जो आपने सब्जेक्ट बनाया कि आपकी समस्याओं के लिए अगर सरकार जवाबदार है तो सरकार आपको बदलनी है, और सरकार बदलने के लिए आपको ईवीएम मशीन को हटाना है। इसलिए 2024 ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। 2024 ये आखिरी चुनाव है। 2024 जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 2025 की वो तैयारी कर रही है। 2025 RSS के माध्यम से 100 साल पूरे होने वाले हैं, 100 साल की सालगिरह वो मनाने वाले हैं, और वो संविधान से मुक्ति चाहते हैं। संविधान खतरे में है, संविधान को खतरे से बचाना चाहते हो तो ईवीएम हटाना जरूरी है। इसलिए संविधान को बचाने का तरीका ईवीएम भी एक तरीका है, और इस ईवीएम को हटाने के लिए आप शक्ति के साथ, संगठन के साथ, बिना शक्ति के, बिना संगठन के ये काम हो नहीं सकता। आप अकेले सोचोगे तो काम होने वाला नहीं है। आपको संगठित तरीके से आपको सोचना होगा, तो आप, मुझे लगता है आप सफल होंगे। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आज का ये बेरोजगारियों की संसद के कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ करता हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद। मंच पर बैठे मेरे तमाम मेहमान, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले अभी हालिया में एक आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन था? जूनी पेंशन लागू करो। कि इससे एक वे से 3 षड्यंत्र हमारे साथ में किए गए। पहला, हमारे कर्मचारियों के विरोध में समाज को भड़काया गया। दूसरा, कर्मचारियों की दिशा भूल कर कर्मचारियों को रास्ते पे उतारा गया। और उन्हें कहा गया कि ये 1 लाख फुकट में काम करते हैं, 25,000 में ये काम करेंगे। ऐसी झूठी बातें और झूठी अफवाहें हमारे बीच में फैलाई गई। और जैसा ही ये षड्यंत्र भारतीय बेरोजगार मोर्चा को समझ में आया, बेरोजगार मोर्चा ने इसकी दखल ली। एकमात्र संगठन बेरोजगार मोर्चा ने इस एकच मिशन जूनी पेंशन में घुसपैठ की। और जैसे ही बेरोजगार मोर्चा के साथी
इस एक मिशन जूनी पेंशन में घुस गए, 2 दिन के अंदर यह आंदोलन खत्म हो गया। यह है भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ताकत। जो आंदोलन अनगिनत दिनों तक चलने वाला था, 2 दिन के अंदर जूनी पेंशन का आंदोलन खत्म हो गया। यह है भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ताकत। और इस बेरोजगारों की सांसद के माध्यम से आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, जैसा कि यह एक संसद है और इस कार्यक्रम का नियोजन भी संसद के माध्यम से ही होने जा रहा है, इसलिए मैं अभी आप सभी जो साथी यहाँ पर उपस्थित है, अभी हमारा, मैंने पहले ही कहा कि इस कार्यक्रम का जो नियोजन आयोजन है बहुत अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए मैं हमारे साथी माननीय मंगेश मेश्राम सर से अपील करता हूँ कि कृपया आप माइक लें और अभी आप जो सामने हमारे साथी बैठे हैं, एक एक करके अपना सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या ख्याल है। कोई भी साथी हाथ ऊपर करे और अपना सवाल पूछे। जो बेरोजगारी के ऊपर जो समस्या देश में निर्माण हो रही है, उसके ऊपर आप सवाल पूछेंगे और उसके ऊपर आपको पर्याप्त समाधान यहाँ पर मिलेगा। आप सभी के यहाँ पर सवाल लिखे जाएंगे, कृपया सवाल पूछिए और कंक्लूडिंग में आपके सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तत्पश्चात राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के माननीय अनिल गेडाम सर। आज भारतीय बेरोजगार मोर्चाचे काकू, आधी तुमचं नाव सांगा, कुठे राहता ते सांगा। मी लीलाताई कुंभलकर आहे, कस्तुरबा नगरला राहते। भारतीय बेरोजगार मोर्चा हा इथे कार्यक्रम आम्ही बघितला आणि आज इथे येऊन बसलो। आम्हाला काही याची पूर्वसूचना नव्हती, तरी इथे सगळे बेरोजगार बसलेले आहे। सगळे मुलं बेरोजगार आहेत, शिकले सगळे, सगळं काही इंजिनियर आहेत, कोणी डॉक्टर, कोणी काय, पुष्कळ हे बेरोजगार बसलेले आहेत। आणि बेरोजगार जेव्हापर्यंत बॅकलॉग पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आपण 24चा सत्तापालट इलेक्शन त्याच्यावर ब्रेक लावला पाहिजे, कसं तरी थोडा मला वाटते, किंवा संकल्प करा, काही हालचाल होते का ही तरी पाहावी। धन्यवाद। आगे जाइए। वो नाम बताइए सर। सर जयमूल निवासी, मी सुभाष केराम, यवतमाळ जिल्हा। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है, महाराष्ट्र शासनाने आता ज्या आउटसोर्सिंग नोकर भरती सुरू केल्या, पहिलेच रोजगारांची संख्या एवढी वाढलेली असताना या बेरोजगारीच्या समस्येत आपल्या बेरोजगारांना उद्योगपतीच्या हवाले केल्या जाईल, श्रीमंताच्या हवाले केल्या जाईल, या